दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द जेरूसलम पोस्ट में प्रकाशित लेख इजरायली इंडियन स्टेटमेंट इग्नोर्स टू स्टेट सॉल्यूशन, द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय मिस्टर मोदी इन इजराइल ही रीअफर्म्स स्पेशल टाइज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख नरेंद्र मोदी इन इजराइल एब्सेंस ऑफ पैलेस्टाइन स्टेटमेंट नोटेड बाय इजरायली प्रेस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। भारतीय प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे के मायने। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा संपन्न हुई है। इस यात्रा के दौरान इजराइल में भारतीय प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ वो अभूतपूर्व रहा। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू जब मिले तो ऐसा लगा कि कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई 70 साल बाद मिले हों। तवज्जो का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोदी जी की इस पूरी यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद लगातार मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और साझा बयान भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को भारत का स्वाभाविक मित्र माना। इस पूरी यात्रा में मोदी जी ने न फिलिस्तीन की चर्चा की, न 2 नेशन सॉल्यूशन की बात कही, न ही फिलिस्तीन जाना मुनासिब समझा। कूटनीतिक हलकों में इस यात्रा को पूर्णतया सफल माना जा रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि किन कारणों से यह यात्रा सफल मानी जा रही है। क्या यह भारतीय विदेश नीति का डिप्लोमेटिक शिफ्ट है? क्या वाकई भारत और इजराइल स्वाभाविक मित्र हैं? आखिर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा में 70 साल क्यों लग गए? क्या भारत इजराइल मैत्री संबंध वर्तमान कूटनीति की जरूरत है? क्या यह संबंध लाभकारी साबित होगा? आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के क्या मायने हैं और भारत इजराइल संबंधों की पृष्ठभूमि तथा इसका भविष्य क्या होगा, यही जानना हमारा मकसद है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन के प्रावधानों के तहत 1948 में हुई। कमोबेश उसी दौरान भारत भी आजाद हुआ। लेकिन भारत और इजराइल के संबंध प्राचीन रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और इजराइल की समान परिस्थितियों के कारण इजराइल को भारत का स्वाभाविक मित्र भी माना जाता है। दोनों राष्ट्रों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई। दोनों ही प्रजातांत्रिक पद्धति अपनाने वाले देश हैं। दोनों को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करना पड़ा और दोनों ही घरेलू चुनौतियों एवं सीमा पार से आ रहे आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने भारत की कई बार बिना मांगे मदद की है। कई बार तो अमेरिका की आपत्ति के बावजूद इजराइल ने भारत की मदद की है, जैसे 1971 के भारत पाक युद्ध के समय। कहने का मतलब यह कि इजराइल शुरू से ही भारत के लिए पलके बिछाए रहा, पर भारत ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में झिझकता रहा। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो भारत के मुसलमानों का नाराज होना और दूसरा अरब देशों से हमारे संबंधों में तनाव पैदा होना। यह भारत का वैचारिक और नीतिगत आग्रह था जिसके तहत फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेघर करके 1948 में यहूदी राज्य की स्थापना को अच्छा नहीं समझा गया था। फिलिस्तीनियों के समर्थन की इसी नीति में अरब के मुस्लिम जगत और भारत के इस्लामी समाज के समर्थन का भाव भी छुपा था। यही वजह है कि भारत खुलकर इजराइल से मैत्री का हाथ नहीं बढ़ा पाया। तो यह जानना दिलचस्प है कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इजराइल की मित्रता को खुलेआम स्वीकार किया है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला यह कि सोवियत संघ के पतन के बाद 2 पोलर वर्ल्ड की अवधारणा खत्म हो गई। ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता पर संकट के बादल मंडराने लगे। भारत इसके भविष्य को भांप चुका था, इसलिए उसने अपने वैदेशिक संबंधों को विस्तार देना शुरू किया और इसी क्रम में नरसिम्हा राव की सरकार ने सन 1992 ईस्वी में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। हालांकि भारत ने इजराइल राष्ट्र को मान्यता 1950 में ही दे दी थी, लेकिन उसके साथ कूटनीतिक संबंध 1992 में जाकर शुरू हुआ। यहाँ बताते चलें कि 2 राष्ट्रों अथवा समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा किसी मुद्दे पर सरकारी चर्चा एवं वार्ता करने की कला या प्रैक्टिस कूटनीति, राजनय अथवा डिप्लोमेसी कहलाती है।
यह राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संधि वार्ता की प्रक्रिया को इंगित करता है। दूसरा कारण यह कि इजराइल ने जिस तरह से दुश्मनों के बीच घिरे होने के बावजूद एक सफल राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित किया, वह भारत जैसे उभरते हुए देश के लिए प्रेरणा स्रोत था। इसलिए संभवतः भारत भी इजराइल के उस अनुभव से लाभान्वित होने के लिए उस ओर आकर्षित हुआ। तीसरा कारण यह कि इजराइल एक स्टार्टअप नेशन है। नवाचार की संस्कृति इजराइल के नस नस में भरी पड़ी है। जल प्रबंधन, रेत पर खेती, साइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंस, रडार, मिसाइल तकनीक समेत अन्य रक्षा उपकरणों में इजराइल ने महारत हासिल की है। भारत को अपनी रक्षा, सुरक्षा तथा कृषि हेतु इजराइल से बहुत मदद मिल सकती है। इसलिए भारत उससे अलग रहकर कब तक खुद को इन लाभों से वंचित रखता। चौथा कारण यह कि जब पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की आदि इजराइल को मान्यता देकर उसके साथ कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहे हैं, तो भारत कब तक मुस्लिम जगत की नाराजगी के भय से इजराइल से दूरी बनाए रखता। आज फिलिस्तीन का मुद्दा पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों के लिए ही जब टॉप प्रायोरिटी में नहीं रहा, तो भारत क्यों खुद को उस भाव में रखता। हालांकि भारत ने फिलिस्तीन की कीमत पर इजराइल से मैत्री नहीं की है, फिर भी पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया को अब 70 सालों के संघर्ष के बाद यह मान लेना चाहिए कि इजराइल अरब क्षेत्र की हकीकत है और उसके साथ शांतिपूर्वक जीने में ही भलाई है। पांचवा कारण यह कि इजराइल खुद ही भारत से मित्रता को आतुर रहा है और कई बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा चुका था। भारत को यहाँ कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना था, बल्कि सिर्फ हामी भरनी थी। इसलिए भारत ने अपने हितों का ध्यान रखते हुए इजराइल के साथ मैत्री की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। दरअसल भारत इजराइल संबंध किसी दक्षिणपंथी दल का दक्षिणपंथी देश के साथ मिलन नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षात्मक, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा उपकरण और नवाचार प्राप्ति की जरूरत है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा को हिंदुवाद और यहूदीवाद के चश्मे से नहीं, बल्कि आर्थिक सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखना ज्यादा उचित है। अगर हम बात करें इस यात्रा के दौरान भारत इजराइल के बीच होने वाले करारों की, तो उससे भी यही दृष्टिगोचर होता है कि दोनों देशों ने अपने आर्थिक सामरिक हितों को ही महत्व दिया है। भारत और इजराइल के बीच 7 समझौते हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, $40 मिलियन के भारत इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड के लिए MOU। दूसरा, भारत में जल संरक्षण के लिए MOU। तीसरा, भारत के राज्यों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए MOU। चौथा, भारत इजराइल कृषि के लिए इजराइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 3 साल के कार्यक्रम की घोषणा। पांचवा, इसरो और इजराइल के बीच परमाणु घड़ी के लिए सहयोग की योजना। छठा, GEO-LEO ऑप्टिकल लिंक के लिए MOU। और सातवां, छोटे सैटेलाइट्स को बिजली के लिए MOU। इसके अलावा साझा बयान में आतंकवाद से मिलकर लड़ने तथा दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की बात भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कही है। इजरायली सेना में काम करने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को OCI कार्ड देने का भी मोदी ने ऐलान किया है और इजराइल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा भी हुई है। ये सारे करार और घोषणाएं यही साबित करती हैं कि भारत इजराइल के बीच आर्थिक, व्यापारिक, रक्षात्मक, सांस्कृतिक और नवाचार संबंधित सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यहाँ बताते चलें कि OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई योजना है। यह योजना 7 जनवरी 2002 को हैदराबाद में चौथे प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की थी। इस योजना के तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीयों को आवेदन पर OCI कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें भारत आने के लिए वीजा व पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह भारत इजराइल संबंधों में सकारात्मक बदलाव महसूस किया जा सकता है। हालांकि यहाँ यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर इजराइल भारत को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कि इजराइल भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। आज अमेरिका और रूस के बाद इजराइल ही भारत को सबसे ज्यादा हथियार मुहैया करवाता है। इजराइल के 41% हथियार भारत ही खरीदता है। जहाज के उपकरण, ड्रोन विमान, बराक मिसाइल आदि भारत इजराइल से ही लेता है। अभी 17,000 करोड़ रुपए का रक्षा खरीद करार भारत और इजराइल के बीच हुआ है। यानी भारत के साथ इजराइल के व्यापक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
मोदी जी का अभूतपूर्व स्वागत करते हैं तो यह सिर्फ उनकी मेहमान नवाजी की उत्तम संस्कृति नहीं बल्कि आर्थिक व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति की मंशा को भी दर्शाता है। दूसरी बात यह कि इजराइल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से अपने लिए व्यापक समर्थन चाहता है ताकि वह लोकतंत्र की कतार में फिलिस्तीनी अधिग्रहण के बावजूद गर्व से बैठ सके। तीसरी बात यह कि भारत को इजराइल एक संभावनाशील देश मानता है जिसमें महाशक्ति बनने की काबिलियत है और भारत एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला राष्ट्र भी रहा है जहां यहूदी आबादी सदियों से सुरक्षित निवास करती आई है। इसलिए इजराइल भारत से एक सांस्कृतिक निकटता और अपनापन महसूस करता है। इसके अलावा भारत में काफी तादाद में मुस्लिम आबादी निवास करती है, इसलिए इजराइल यदि भारत को अपने निकट लाने में पूर्णतया सफल रहा तो वह मुस्लिम जगत को भी इसे बतौर उदाहरण पेश कर सकता है। इस तरह मोदी जी की यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच संबंधों में जो सरगर्मी बढ़ी है वो दो तरफा व्यापार है। इजराइल से सिर्फ भारत को ही उम्मीद नहीं है बल्कि भारत से इजराइल भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाला है। इसमें मोदी जी ने एक नारा दिया है, आई फॉर आई। इसका मतलब है इजराइल के लिए इंडिया और इंडिया के लिए इजराइल। हालांकि एक सवाल फिर भी अनुत्तरित है कि इजराइल के साथ भारत का बढ़ता संबंध क्या फिलिस्तीनी कीमत पर हो रहा है? ऐसा कहना उचित नहीं है। भारत अपने हितों के लिए डिप्लोमेटिक शिफ्ट जरूर कर रहा है लेकिन वो फिलिस्तीन के अस्तित्व को पूर्णतया नकार नहीं सकता। भले पीएम मोदी इस बार फिलिस्तीन की यात्रा पर न गए हों या फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ भी ना कहा हो, लेकिन यह सच है कि भारत की विदेश नीति फिलिस्तीनी स्वायत्तता का समर्थन जरूर करती है। हालांकि इजरायली अखबारों को दिए इंटरव्यू में मोदी जी ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने वाला बताया, लेकिन भारत आज भी अपने फिलिस्तीनी संप्रभुता के स्टैंड पर कायम है। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि भारत को कभी भी सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर इजराइल का विरोध या फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन का मसला सिर्फ किसी धर्म का मामला नहीं बल्कि जमीन का झगड़ा है और जब मुस्लिम अरब देश ही इजराइल से मैत्री बढ़ा रहे हैं तो भारत क्यों इजराइल से विरोध ठाने। इसलिए फिलिस्तीन की संप्रभुता का आदर करते हुए इजराइल से बेहतर संबंध कायम करना समय की मांग है जिसे भारत ने बखूबी समझा है। फिर भी भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान न हो। इजराइल से मित्रता रहे पर ईरान जैसे देशों से मित्रता प्रभावित न हो। इसलिए विदेश नीति में इसी प्रकार व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इस तरह समूचे विवेचना को देखने के बाद यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत इजराइल संबंधों में मोदी जी की इजराइल यात्रा एक मील का पत्थर है। यह संबंधों को नई गति एवं दिशा प्रदान करेगा तथा वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगा। यह संबंध न सिर्फ मेक इन इंडिया को बल प्रदान कर सकता है बल्कि रक्षा उपकरणों में भारत को आत्मनिर्भर भी बना सकता है। साथ ही भारत को आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों से निपटने में मदद भी कर सकता है। आज कश्मीर में जिस तरह के मुठभेड़ से भारत को रोज बरोज जूझना पड़ रहा है, माओवादी हिंसा से लड़ना पड़ रहा है तथा पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी शत्रुओं से निपटना पड़ रहा है, वैसे में इजराइल निस्संदेह भारत को प्रेरणा तथा तकनीक दोनों में मदद कर सकता है। हालांकि यह सच है कि इजराइल के रिश्ते चीन के साथ भी बेहतर हैं, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि भारत और इजराइल के बीच आंतरिक जुड़ाव चीन से कहीं ज्यादा है। इसलिए मोदी जी की इजराइल यात्रा व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने वाला तो है ही, साथ ही भारत को एक सक्षम सहयोगी से लैस करने का भी है जिसे अमेरिका का समर्थन भी हासिल है। इस तरह यह यात्रा भारतीय विदेश नीति का एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट है जो कि भारत के हक में है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा भारतीय विदेश नीति का डिप्लोमेटिक शिफ्ट है? टिप्पणी कीजिए। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल WhatsApp नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना WhatsApp नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके WhatsApp नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का WhatsApp नंबर है
9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।